गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीकॉम पार्ट सेकंड में इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स का हमारा चैप्टर है सैलरी चैप्टर में आज हम लोग देख रहे हैं पेंशन एवं पेंशन के बदले एक मुश्त राशि का भुगतान होता है तो वह कितना कर योग्य होता है। पेंशन के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को सेवा से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात दिया जाता है। इसका भुगतान प्रतिमाह किया जाता है, चाहे पेंशन का भुगतान नियोक्ता ने स्वेच्छा से किया हो अथवा सेवा शर्तों के अंतर्गत। दोनों ही परिस्थिति में यह कर्मचारी के लिए वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होता है। इस प्रकार क्लियर है कि जो भी पेंशन मिलती है एक एम्प्लॉय को वह वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है। यह सरकारी गैर सरकारी सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती है। कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात उसके परिवार को जो पेंशन मिलती है वह पारिवारिक पेंशन कहलाती है और वह अन्य साधनों से आय इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज शीर्षक में कर योग्य होती है। पेंशन के बदले में प्राप्त एक मुश्त राशि कर्मचारी को उसकी मृत्यु के पूर्व तक उसको मिलने वाली मासिक पेंशन के बदले में इकट्ठी रकम प्राप्त करना यदि कोई चाहता है तथा नियोक्ता द्वारा अक्सर ऐसा इकट्ठी रकम दिए जाने का प्रावधान होता है। इस प्रकार इकट्ठी दी जाने वाली राशि को पेंशन की एक मुश्त राशि कहा जाता है। पेंशन की एक मुश्त राशि के कर मुक्त होने के संबंध में निम्न प्रावधान है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सत्ता और केंद्र और राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किसी निगम के कर्मचारी को पेंशन के बदले प्राप्त एक मुश्त राशि पूर्णतया कर मुक्त है। अन्य किसी नियोक्ता से पेंशन के बदले प्राप्त एक मुश्त राशि निम्न सीमा तक कर मुक्त होगी। उसमें फर्स्ट पॉइंट है, यदि कर्मचारी को ग्रेजुएटी भी मिलती है तो कुल स्वीकृत पेंशन की एक मुश्त राशि के 1.3 भाग तक। और बी है, यदि कर्मचारी को ग्रेजुएटी नहीं मिलती है तो कुल स्वीकृत पेंशन की एक मुश्त राशि के 1/2 भाग तक कर मुक्ति होगी। छंटनी के बाद क्षतिपूर्ति की राशि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 या अन्य किसी अधिनियम के अंतर्गत यदि कर्मचारियों की छंटनी की जाती है तो वह क्षतिपूर्ति की राशि अगर उसे प्राप्त होती है तो वह निम्न सीमा तक कर मुक्त होगी। फर्स्ट है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25(b) के अनुसार जो भी राशि निकाली गई है और बी पॉइंट है 5 लाख रुपए। दोनों में से जो कम राशि होगी वह राशि कर मुक्त होगी। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन का औसत वेतन छंटनी पर क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है। इस उद्देश्य के लिए छंटनी होने वाले माह के तुरंत पूर्व के 3 कैलेंडर माह का औसत वेतन लिया जाएगा। यदि कर्मचारी को साप्ताहिक पारिश्रम मिलता है तो तुरंत पूर्व के 4 सप्ताह का औसत वेतन लिया जाएगा। सेवा के वर्षों की गणना करते समय 6 माह से अधिक अवधि को पूरा वर्ष मान लिया जाएगा। छंटनी के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा व्यापार बंद होने पर नौकरी से हटाया जाना भी शामिल होता है। यदि कर्मचारी की सेवाओं को अन्य नियोक्ता को हस्तांतरित कर देना भी शामिल है, यदि इससे कर्मचारी की सेवाओं में अवरोध माना लिया जाता है तथा नए नियोक्ता के यहाँ कर्मचारी को भविष्य में ऐसी क्षतिपूर्ति दी जाने की व्यवस्था नहीं है। इस कर मुक्ति का लाभ उन कर्मचारियों को नहीं मिलता है जो मुख्यतः मुख्य प्रबंधक या प्रशासक के रूप में नियुक्त हो, अधीक्षक के रूप में नियुक्त हो तथा प्रतिमाह 10,000 रुपये से अधिक का वेतन प्राप्त करते हों अथवा अधीक्षक के रूप में नियुक्त हों परंतु कार्य मुख्य प्रबंधक का करते हों। वेतन से यहाँ तात्पर्य है बोनस, ग्रेजुएटी और कर्मचारी के कल्याण के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किसी कोष में नियोक्ता के अंशदान को छोड़कर समस्त पारिश्रमिक से होता है। सुविधाओं का मूल्य उनका उचित बाजार मूल्य लिया जाएगा और इसी प्रकार भत्ते की भी सकल राशि वेतन में शामिल होगी, कर योग्य राशि नहीं। कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया से नौकरी से हटाए जाने पर क्षतिपूर्ति की राशि दी जाती है तो ऐसी क्षतिपूर्ति की राशि पूर्णतया कर योग्य होगी। यदि छंटनी पर देय क्षतिपूर्ति का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी योजना के तहत किया जाता है तो कर्मचारी को प्राप्त ऐसी क्षतिपूर्ति की राशि कर मुक्त होगी और उस पर अधिकतम कर मुक्त सीमा का बंधन लागू नहीं होगा। एक एग्जाम्पल है हमारे पास श्री घनश्याम, जो राजस्थान हैंडलूम फैक्ट्री में 1 मई 2007 को एक लिपिक के रूप में नियुक्त हुए थे। उन्हें 15 जून 2019 को छंटनी के कारण नौकरी से हटा दिया गया है और 3,60,000 रुपये की राशि उन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त हुई है। 1 अप्रैल 2019 से 46,000 रुपये प्रति माह का वेतन प्राप्त हुआ परंतु इसके पूर्व 40,000 रुपये प्रति माह ही प्राप्त हुए थे। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए क्षतिपूर्ति की कर मुक्त राशि ज्ञात कीजिए।
अब हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ देखते हैं कि घनश्याम 12 वर्ष से नौकरी कर रहे हैं और प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन के हिसाब से 180 दिन का वेतन क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त होगा, वह करमुक्त होगा। इससे अधिक प्राप्त की गई राशि करमुक्त नहीं होगी। यहाँ वेतन से अभिप्राय नौकरी से हटाए जाने वाले से माह के तुरंत पूर्व के 3 माह का औसत वेतन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि उन्हें नौकरी से हटाया गया है 15 जून 2019 से। उससे जस्ट पहले के महीने 3 महीने लेंगे हम लोग, मार्च, अप्रैल, मई। अप्रैल और मई में तो 46,000 है, तो 46,000 इंटू 2 किया गया है और अप्रैल मई से पहले मार्च का वेतन 40,000 रुपये है। तो यहाँ 3 महीने का हम लोग औसत निकाल रहे हैं, 92 दिन है। तो प्रतिदिन के वेतन के हिसाब से आ गया है कि यहाँ 180 दिन का वेतन 2,58,260 रुपये होगा जो करमुक्त होगा। क्षतिपूर्ति की राशि 3,60,000 रुपये है, किंतु यह 180 दिन के वेतन के बराबर ही करमुक्ति उन्हें मिलेगी। सेवानिवृत्त होने पर अर्जित छुट्टियों के वेतन का नकद भुगतान। यदि कोई कर्मचारी सेवा काल अपना पूरा कर लेता है और सेवानिवृत्त होता है तो ऐसी दशा में जो भी उसे अर्जित छुट्टियों का वेतन आदि प्राप्त होता है वह पूर्णतया करमुक्त होगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी होने पर। यदि गैर सरकारी कर्मचारी है तो ऐसी दशा में निम्न में से सबसे जो कम राशि है वह करमुक्त होगी। सेवानिवृत्ति पर अर्जित छुट्टियों पर प्राप्त राशि 10 माह का औसत वेतन। सी पॉइंट है, सेवानिवृत्ति के समय उसके खाते में अर्जित अवकाश के संबंध में देय औसत वेतन। शेष अर्जित अवकाश की गणना करने के लिए कर्मचारी की सेवा अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए अधिक से अधिक 30 दिन का अवकाश मान्य होगा तथा इस प्रकार अर्जित अवकाश में से कर्मचारी द्वारा इस अवधि में लिया गया अवकाश घटा दिया जाएगा। डी पॉइंट है, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राशि अर्थात 3 लाख रुपए। उपरोक्त चारों राशियों में से सबसे कम वाली राशि करमुक्त होगी। इससे अधिक राशि प्राप्त राशि पर कर्मचारी को वेतन शीर्षक की आय में कर देना होगा। यदि किसी कर्मचारी ने भूतपूर्व नियोक्ता अथवा नियोक्ताओं से अर्जित छुट्टियों के प्रयोग न करने के बदले नकद भुगतान प्राप्त किया था तथा उस राशि को आयकर से मुक्त किया गया था तो ऐसी दशा में भूतकाल में करमुक्त की गई राशि को वाक्यांश डी में से वर्णित राशि में से कम कर दिया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी एक वर्ष में 2 नियोक्ताओं से इस प्रकार की राशि प्राप्त करता है तो अधिकतम करमुक्त सीमा का निर्धारण करते समय दोनों नियोक्ताओं से प्राप्त राशि को जोड़ दिया जाएगा। यहाँ वेतन से अभिप्राय मूल वेतन से है, परंतु महंगाई भत्ता नौकरी की शर्तों के अनुसार प्राप्त होता है तो वह भी वेतन में शामिल किया जाएगा। और यदि किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी की शर्तों के अनुसार उसके द्वारा की गई बिक्री की राशि पर एक निश्चित दर से कमीशन दिया जाता है तो ऐसे कमीशन को भी वेतन में शामिल किया जाएगा। अर्जित अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण किए गए वर्षों से की जाएगी और जो पूर्ण नहीं किए गए हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा। जैसे किसी कर्मचारी ने 24 वर्ष 8 माह की नौकरी की है तो उसे अधिकतम 24 × 30 720 दिन के अवकाश की ही पात्रता होगी। अर्जित अवकाश के नकदीकरण की दशा में औसत वेतन से आशय अवकाश ग्रहण करने के तुरंत पूर्व के 10 कैलेंडर माह के औसत से होगा। उदाहरण के लिए यदि कोई कर्मचारी 24 मार्च को अर्थात 25 मार्च से अवकाश ग्रहण करता है तो 10 महीने की अवधि 25 मई से 24 मार्च की होगी। ग्रेजुएटी के संबंध में 10 माह की अवधि 1 मई से 28 फरवरी तक होगी। कर्मचारी द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर या त्यागपत्र देकर सेवा से अलग होने पर अर्जित छुट्टियों की वेतन का नकद भुगतान प्राप्त होता है तो उसे उस राशि की करमुक्ति के लिए भी उपरोक्त नियम ही लागू होंगे। कर्मचारी के सेवा में रहने पर अर्जित छुट्टियों का नकद भुगतान प्राप्त होता है तो ऐसी राशि सरकारी व गैर सरकारी सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती है, उस पर कर देना होता है, उस पर कोई कर मुक्ति नहीं मिलती है। यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाती है तो उसके परिवार को मिलने वाला अर्जित अवकाश वेतन कर मुक्त होता है। और इसी प्रकार किसी भी कर्मचारी की मृत्यु पर उसके कानूनी उत्तराधिकारी को उसकी मृत्यु के समय शेष जमा अर्जित अवकाश के बदले मिलने वाली राशि भी कर मुक्त होती है। थैंक्स स्टूडेंट।